Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students and welcome to all of you on our YouTube channel. Sir Arshad Ali. और students फिगर सेशंस फॉर ऑनलाइन एमटी क्या टी क्लासेस के अंदर आज जो है हम लोगों ने फिजिक्स के लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए ओहम्स लॉ और उसके आगे डिस्कशन को करना है। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर ओहम्स लॉ जो है द पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट। जो ओहम्स लॉ है उसकी मेनली तौर पर जो स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट से या उसकी जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है तो क्या आप देख सकते हैं आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, जिससे इस बात को हम गेट कर सकते हैं कि भाई वोल्टेज डिफरेंस जितना ज्यादा होगा मतलब वर्क डन जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स करेंगे इट मीन्स के उधर उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स वहां से मूव करके जा रहे हैं, मतलब करंट उतना ज्यादा। अगर किसी जगह पर पोटेंशियल का डिफरेंस कम होगा तो उस जगह से करंट भी कम फ्लो करेगा, और अगर किसी जगह पर पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है तो अल्टीमेटली यू विल गेट एन आइडिया कि उस जगह से इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा पास होकर के गए होंगे। तो इसीलिए पोटेंशियल डिफरेंस जो हो गया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक करंट के, एज अकॉर्डिंग टू द ओहम्स लॉ। अच्छा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है, इस प्रोपोर्शनलिटी को जब हम हटाएंगे तो इक्वल्स टू और कांस्टेंट लगाएंगे। यहाँ पर जो हमने कांस्टेंट को यूज किया है दैट इज कैपिटल के कंडक्शन, या जिसे हम कंडक्टेंस कहते हैं। और कंडक्शन या कंडक्टेंस खुद इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? रेजिस्टेंस के, जिसको अगर हम ओपन करके लिखेंगे तो k इज इक्वल्स टू 1/r हो जाएगा। और जब हम इस इक्वेशन में k की जगह पर पुट करेंगे 1/r को तो इक्वेशन बन जाएगी I इज इक्वल्स टू 1/r मल्टीप्लाई बाय v। ठीक है। और जब मैं r को I के साथ मल्टीप्लाई में ले जाऊंगा तो v इज इक्वल्स टू आई आर, मतलब वोल्टेज इज इक्वल्स टू या पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू करंट मल्टीप्लाई बाय द रेजिस्टेंस। अच्छा, अभी इस इक्वेशन में स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि R जो है वो किसी कांस्टेंट की जगह पर अप्लाई किया गया, और वो कांस्टेंट क्या था? कंडक्शन था, जिसकी जगह पर यह R जो है या 1/r अप्लाई किया गया। इट मींस अभी तक R यहाँ पर क्या है? कांस्टेंट ही है। तो R इज इक्वल्स टू V डिवाइडेड बाय I। ये इक्वेशन बनेगी आपके पास। V इज इक्वल्स टू आई आर है, R को हमने यहीं रखा, I इधर मल्टीप्लाई में था, उधर डिवाइड में जब चला जाएगा तो R इज इक्वल्स टू V डिवाइडेड बाय I। ये इक्वेशन आपके पास फॉर्म होगी। इस इक्वेशन को बताने का मकसद स्टूडेंट ये है कि एक चीज आपको मैं यहाँ पर बताता चलूँ कि रेजिस्टेंस जो होता है स्टूडेंट वो इंडिपेंडेंट होता है वोल्टेज के भी ऊपर और करंट के भी ऊपर, ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग। क्योंकि जो कांस्टेंट है ये कांस्टेंट किसी भी चीज पर डिपेंड नहीं करता। और ये जो रेजिस्टेंस हमने यहाँ पर अप्लाई किया है ये रेजिस्टेंस 1/k की जगह पर हमने अप्लाई किया, या आप ये कह सकते हैं कि आपने k की जगह पर 1/r को अप्लाई किया है। तो इसीलिए स्टूडेंट आपके पास हम ये कहा यहाँ पर कह सकते हैं कि आर जो है वो इंडिपेंडेंट होगा वोल्टेज के भी और करंट जो कि उस कंडक्टर से क्रॉस हो रहा है उससे भी। ठीक है। और आर जो होता है स्टूडेंट वो वोल्टेज आप जितना बढ़ाते जाएं ऑटोमेटिकली करंट उतना बढ़ता चला जाता है। आर की वैल्यू चेंज नहीं होती, आर की वैल्यू कांस्टेंट रहती है। ठीक है। तो आर की वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑन द वोल्टेज है ना करंट। वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ जाएगा, वोल्टेज कम करेंगे तो करंट आपके पास कम हो जाएगा। इक्वेशन को देखते हुए तो हम ये बात कह सकते हैं कि जो v इज इक्वल्स टू आई आर है उसमें r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v, और r जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है I के। लेकिन ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है। बिकॉज ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग r जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है वोल्टेज के भी और करंट के भी। ठीक है। अच्छा, रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है स्टूडेंट? ये बात आप याद रखें, रेजिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। और रेजिस्टेंस टेम्परेचर के ऊपर जब डिपेंड करता है तो दो तरह के आपके पास जो है सब्सटेंसेस एग्जिस्ट करते हैं इस दुनिया में। सही है। कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसे आप कहते हैं कंडक्टर, कुछ ऐसे सब्सटेंस है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास आउट हो सकती है जिसको हम कहते हैं सेमी कंडक्टर, और जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती उसको हम कहते हैं नॉन कंडक्टर्स। तो यहाँ पर हम करंट वोल्टेज सबकी बात कर रहे हैं। ठीक है। करंट पास हो रहा है सब्सटेंस से उसकी बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम यहाँ पर नॉन कंडक्टर्स को तो डिस्कस करेंगे नहीं, हम यहाँ पर कंडक्टर्स और सेमी कंडक्टर की डिस्कशन करेंगे। सेमी कंडक्टर्स और कंडक्टर्स की डिस्कशन करते हुए स्टूडेंट अगर मैं आपको बताऊं तो कंडक्टर्स वो तमाम डिवाइसेस जिनके साथ वर्ड आप कंडक्टर का यूज करते हैं उन तमाम डिवाइसेस के लिए वर्ड आप ओमिक कंडक्टर्स भी कह सकते हैं, मतलब ऐसे कंडक्टर जिसमें ओहम्स लॉ फॉलो होता है। और सेमी कंडक्टर्स ये वो डिवाइसेस आपके पास होती हैं जिसमें ओहम्स लॉ फॉलो नहीं हो रहा होता, जिसको हम नॉन ओमिक डिवाइसेस या नॉन ओमिक कंडीशनल फॉलोवेशन डिवाइसेस भी कह सकते हैं। तो conductors are those devices that follows the Ohm's law. Semiconductors are those devices that do not follow the Ohm's law. क्योंकि
ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस जो होता है स्टूडेंट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो जो भी सब्सटेंस होगा उसमें रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी आपके पास, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, जो भी सब्सटेंस आपके पास होगा उसमें रेजिस्टेंस जो होगी वो आपके पास क्या हो जाएगी स्टूडेंट, इंक्रीज हो जाएगी एज अकॉर्डिंग टू द ओहम्स लॉ। जबकि जो सेमी कंडक्टर्स है स्टूडेंट आपके पास उसमें जो रेजिस्टेंस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। तो ओहम्स लॉ तो ये कहता है कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। तो जिन डिवाइसेस में ये कंडीशन फॉलो होगी वो डिवाइसेस आपके पास कंडक्टर्स या ओहमिक कंडीशनल फॉलोवेशन डिवाइसेस या ओहमिक कंडक्टर्स कहलाएंगे। जबकि नॉन ओहमिक कंडीशनल डिवाइसेस या फिर नॉन ओहमिक कंडक्टर्स या सेमी कंडक्टर्स क्या होते हैं जिन पर ओहम्स लॉ फॉलो नहीं होता। क्यों नहीं फॉलो होता? बिकॉज रेजिस्टेंस वहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता टेम्परेचर के, बल्कि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। अब ओहमिक डिवाइसेस और नॉन ओहमिक डिवाइसेस कौन कौन सी हैं? अगर हम पहले नॉन ओहमिक डिवाइसेस की बात करें तो तमाम के तमाम सेमीकंडक्टर डायोड, जैसे कि पीएनपी जंक्शन जो आपके पास होता है, ट्रांजिस्टर्स हो गया, पीएनपी टाइप ट्रांजिस्टर हो गया, एनपीएन टाइप ट्रांजिस्टर हो गया, फोटो सेल्स आपके पास हो गए। ठीक है, ये तमाम आपके पास स्टूडेंट जो है नॉन ओमिक डिवाइसेस है। इसके अलावा जो H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड, जो बैटरी के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं, वो भी नॉन ओमिक डिवाइस है। फिलामेंट ऑफ लैंप, यानी कि आप लोगों ने सेकंड ईयर के अंदर इसका प्रैक्टिकल किया भी होगा, सही है। वो जो है आपके पास एक टाइम तक ओहम्स लॉ फॉलो करता है, लेकिन जब आप टेम्परेचर उधर ज़्यादा बढ़ाना शुरू कर देते हैं तो टेम्परेचर जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो ओहम्स लॉ वहाँ पर भी फॉलो होता हुआ आपको दिखाई नहीं देता। ट्रांस थर्मिस्टर जो आपके पास है, जिसको आप थर्मो रजिस्टर्स भी कहते हैं, सही है, उस पर भी ओहम्स लॉ फॉलो नहीं हो रहा होता, मतलब इट इज ऑल्सो अ नॉन ओहमिक डिवाइस। एलडीआर जो है यानी कि लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर जो आपके पास होता है, उसमें भी आपके पास जो है स्टूडेंट ओहम्स लॉ फॉलो नहीं हो रहा होता। अब ओहमिक कंडीशन जो आपके पास है स्टूडेंट, इन दिस कंडीशन दी कांस्टेंट टेंपरेचर सो रेजिस्टेंस विल बी कांस्टेंट। तो जो ओहम्स लॉ फॉलोवेशन डिवाइसेस स्टूडेंट आपके पास होती हैं, उन डिवाइसेस के अंदर हम करते क्या है, हम टेम्परेचर जब बढ़ने लगता है तो टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देते हैं। तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो इट मींस कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी ना टेम्परेचर के, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था ओहम्स लॉ फॉलोवेशन डिवाइसेस में रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। तो अगर हम रेजिस्टेंस को कांस्टेंट कर दें तो टेम्परेचर ऑटोमेटिकली कांस्टेंट हो जाएगा, या अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दें तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट हो जाएगा उसके अंदर, जब वोल्टेज जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस डिवाइस में, किसके, करंट के। सही है, जैसा कि ओहम्स लॉ ने बताया। अच्छा, अब लिमिटेशन भी है स्टूडेंट ओहम्स लॉ की। जो जिन डिवाइसेस में ओहम्स लॉ फॉलो हो भी रहा है तो क्या उसमें थाउजेंड्स ऑफ वोल्टेज, 10,000 वोल्टेज, 90,000 वोल्टेज, जितना भी हम वोल्टेज अप्लाई कर दें, क्या ओहम्स लॉ फॉलो होगा? तो स्टूडेंट जो डिवाइसेस ओहम्स लॉ को फॉलो करती भी हैं उनमें भी लिमिटेशन है कि वो ओहम्स लॉ को कितना फॉलो कर सकती हैं। ओहम्स लॉ एप्लीकेबल ओनली लेस देन इक्वल्स टू 500 वोल्टेज, मोर देन 500 वोल्ट टेम्परेचर विल राइजेस और रेजिस्टेंस विल आल्सो increases and resist Ohm's law applicable only for the simple circuit। अच्छा, एक दो बातें। देखिए, पहली बात तो ये कि जो सिंपल सर्किट होते हैं, सिंपल सर्किट का मकसद जिसमें बस आपके पास जो है एक ही टर्मिनल से करंट आपके पास जाना शुरू हुआ और आखिरी जो टर्मिनल होगा उससे बस आकर के बैटरी से जो है वो टर्मिनल कनेक्ट हो, मतलब उसके अंदर फर्दर और डिवीजन ना हुई भी हो, सही है। तो वो सिंपल सर्किट आपके पास कहलाते हैं, मतलब जिसमें बस एक ही इनलेट हो, एक ही आउटलेट हो, एक ही एंट्रेंस हो, एक ही एग्जिट हो। ठीक है, तो वो आप जिसमें फर्दर जो है आपके पास ये सिंपल, हम ये कह सकते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन जिस सर्किट में नहीं होती वो सर्किट कहलाता है सिंपल सर्किट। जिसमें बस सीरीज कॉम्बिनेशन होती है या बस एक ही आपके पास जो है कोई अप्लायंस लगा हुआ है डायरेक्टली बैटरी से, तो ऐसा सर्किट कहलाता है सिंपल सर्किट। मतलब जिस सर्किट के अंदर फर्दर डिवीजन नहीं है, जिस सर्किट के अंदर आपके पास जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं है, सीरीज कॉम्बिनेशन है या तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, बस सिंपल एक ही डिवाइस चल रही है बैटरी से, तो वो सर्किट कहलाता है स्टूडेंट आपके पास सिंपल सर्किट। ठीक है, तो ओहम्स लॉ एप्लीकेबल ओनली लेस देन इक्वल्स टू द 500 वोल्टेज, मोर देन 500 वोल्टेज टेम्परेचर विल राइज, सो रेजिस्टेंस विल आल्सो राइज एंड ओहम्स लॉ विल नॉट फॉलो। यानी पांच जो डिवाइस ओहम्स लॉ को फॉलो करती भी है उन डिवाइसेस में भी 500 वोल्टेज तक, 500 वोल्टेज तक आपके पास ओहम्स लॉ वो डिवाइस फॉलो करेगी। लेकिन 500 वोल्टेज से ज्यादा अगर आप वोल्टेज किसी डिवाइस को अप्लाई करेंगे जो कि ओम्स लॉ को फॉलो कर रही होती है, 500 वोल्टेज के बाद जब टेम्परेचर सडनली बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो उसके बाद वो डिवाइस भी जो ओम्स लॉ को फॉलो कर रही थी बाद में फॉलो नहीं करेगी। ठीक है, इसके अलावा सिंपल सर्किट में फॉलो होती है ओम्स लॉ आपके पास, लेकिन कॉम्प्लेक्स सर्किट में या ऐसे सर्किट जैसा फर्दर डिवीजन होती है पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर, उधर नहीं फॉलो होती। देखिए, सिंपल सर्किट के अंदर आपके पास इधर लिखा हुआ है, देखिए सिंपल सर्किट के टाइप्स ऑफ सर्किट क्या है। अच्छा, अब आप देखिए सिंपल सर्किट में ये सारा सीरीज कॉम्बिनेशन में तो सिंपल सर्किट है। अब सर इधर तो पैरेलल आ गया,
ठीक है, पैरेलल आ गया, लेकिन बेटा मैंने क्या कहा था, मैंने ये कहा एक ही एंट्रेंस हो एक ही एग्जिट हो। अगर आप इसको दोबारा से रिजॉल्व करो तो ये सिंपल सर्किट में आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे? ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इन दोनों को आपने क्या किया, पैरेलल इक्वेशन लगा करके 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 लगा के सॉल्व किया, तो इधर R4 आ जाएगा आपके पास, और R4 और R3 क्या हो जाएंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो ये दोबारा हो गया सिंपल सर्किट। अच्छा, इधर से अब सर ये भी तो पैरेलल नजर आ रहा है, तो बेटा इसको भी तो हम सॉल्व कर सकते हैं। R1 R2 R3 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 की इक्वेशन लगाओ, एक आपके पास रेजिस्टेंस इधर आ जाएगा, और देखो एक ही एंट्रेंस है एक ही एग्जिट है, तो ये भी सिंपल सर्किट है और ये भी सिंपल सर्किट है आपके पास। ठीक है, अच्छा जी। ओहम्स लॉ कैन नॉट बी एप्लीकेबल फॉर अ कॉम्प्लेक्स सर्किट। अच्छा कॉम्प्लेक्स सर्किट और सिंपल सर्किट है, मेन जो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है, वो सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है, आप जो है ना हर रजिस्टर के अराउंड अगर चेकआउट करें तो मैंने एक चीज चलो ये बताई, उससे भी ज्यादा आसान मैं ये कर दूं, मैंने बताया था ना एक ही एंट्रेंस होता है एक ही एग्जिट होता है। ये साइन जो है ना ये बैटरी का साइन है, जो कि देखो मैंने सर्किल किया हुआ इधर, ठीक है, ये साइन बैटरी का साइन है। सिंपल सर्किट के अंदर एक ही बैटरी अप्लाई होगी। अगर आपको नहीं समझ आ रहा ना कि क्या नाम है, आप सिंपल सर्किट बोलो या कॉम्प्लेक्स सर्किट बोलो, किस क्या बोलो, तो आप देखना उसके अंदर एक ही बैटरी अगर लगी होगी तो हम उसको कहेंगे सिंपल के, या एक ही इंट्रेंस होगा करंट के लिए तो आप उसको कहना है सिंपल सर्किट। लेकिन एक से ज्यादा अगर इंट्रेंस होगा, एक से ज्यादा बैटरी अगर उस सर्किट में अप्लाई हुई भी होगी तो वो कहलाएगा कॉम्प्लेक्स सर्किट। ठीक है। अच्छा, अब पैरेलल सर्किट क्या है? पैरेलल सर्किट हम ऐसा सर्किट को कहते हैं जिसमें आपके पास जो है ना डिफरेंट वायर्स लगी हुई हो, ठीक है, सेम टर्मिनल ऑफ अ बैटरी डायरेक्टेड टू द बैटरी, इंडिपेंडेंट सर्किट होता है ये। तमाम के तमाम वायर्स जो है ना वो क्या होने चाहिए, सेम टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट होनी चाहिए। सही है, ये इंडिपेंडेंट सर्किट भी कहलाता है। इफ यू ऑफ फैन लाइट विल ऑफ एज वेल। जो रूम्स के अंदर आपके पास है वो ये पैरेलल सर्किट ही आपके पास होता है। आप एक चीज को ऑन करें तो दूसरी वाली चीज ऑफ नहीं हो, एक चीज को ऑफ करें दूसरी ऑफ नहीं होती। जैसे एक रूम में आप फैन ऑफ कर दो, लाइट ऑफ नहीं होगी, लाइट को अलग से ऑफ करना पड़ेगा। हालांकि सब जो है, जो आपके घर में मेन लाइन से जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है सब उधर से ही कनेक्ट होते हैं ना, लेकिन हर वायर का अलग अलग आपके पास जो है ना सेटअप मौजूद होता है। और एक से ज्यादा वायर्स जो है और सारी की सारी वायर एक ही टर्मिनल से कनेक्ट है जो बाहर से मेन लाइन से आपकी आ रही है, लेकिन एक एक वायर आपके पास अलग अलग तरीके से एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहा। सही है, तमाम के तमाम वायर्स इंडिपेंडेंट है, तो ऐसे सर्किट को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स सर्किट। और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन जब आप करते हैं तब होता है। सही है, हर डिवाइस के अराउंड पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल आप आराम से बना सकते हैं। अब देखो ये जो सर्किट है, ठीक है, इस सर्किट के अंदर क्या है, देखो एक मेन टर्मिनल्स है, एक ये वाला माइनस और ये वाला प्लस, ठीक है, ये मेन लाइन से आ रही है इलेक्ट्रिसिटी। उधर आपने एक रजिस्टर लगाया, दूसरा रजिस्टर लगाया, तीसरा रजिस्टर लगाया, और एक वायर आपने इस पॉइंट से उठाई और ये दूसरे वाले रजिस्टर के इधर आखिर में लगा दी, और इसी तरह से आपने इधर से एक वायर उठाई और इधर ला करके आपने इधर अटैच कर दी। ठीक है, अब अगर देखिएगा तो ये वाली जो वायर है, इस वाली वायर को आपने स्टार्ट कहाँ से किया, ये नेगेटिव टर्मिनल से स्टार्ट हुआ, मतलब इस वायर में नेगेटिव पोटेंशियल है। और ये वाली जो स्टूडेंट वायर है आपके पास, ये वाली जो वायर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, एरो के जरिए से, ये इस वाली वायर को अगर आप देखें तो ये कहाँ से कनेक्ट हुआ है, ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होना स्टार्ट हुआ था, तो मतलब इसमें पॉजिटिव पोटेंशियल है। अब आपने हर रजिस्टर के अराउंड देखना है या हर डिवाइस के अराउंड आपने देखना है, अगर उसका अपना प्लस और माइनस टर्मिनल है तो मतलब वो कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन हुआ है। ठीक है। अच्छा, इधर देखें, इधर पॉजिटिव टर्मिनल है और ये वाली जो वायर है इसमें नेगेटिव पोटेंशियल है, नेगेटिव टर्मिनल के तौर पर ये एक्ट कर रहा है, तो इस वाले रजिस्टर के अराउंड ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव। अच्छा, अब ये तो नेगेटिव वाली वायर है ना, तो इधर नेगेटिव पोटेंशियल जनरेट है इस वाले रजिस्टर के लिए भी और ये वाले रजिस्टर के लिए भी, ये नेगेटिव पोटेंशियल है। और ये वाली जो वायर है, इस वाली वायर में कौन सा पोटेंशियल है, पॉजिटिव पोटेंशियल है, जो कि इधर आकर के लग रहा है, तो इधर ये इधर पॉजिटिव पोटेंशियल जनरेट हो रहा है और इधर नेगेटिव पोटेंशियल। तो देखें इस वाले रजिस्टर के लिए भी अलग से पॉजिटिव नेगेटिव पोटेंशियल है। अच्छा, अब इस वाले रजिस्टर को अगर देखें, इसके इस तरफ पर पॉजिटिव वाली वायर लगी हुई है और इसके इस तरफ नेगेटिव पोटेंशियल वाली वायर है, तो इस वाले रजिस्टर के लिए भी प्लस और माइनस टर्मिनल आप अलग से बना सकते हैं। तो जिस सर्किट के भी अंदर स्टूडेंट आप प्लस और माइनस टर्मिनल हर एक एक डिवाइस के लिए, हर एक एक रजिस्टर के लिए अलग अलग आप डिफाइन कर सकते हैं, अलग अलग आप बता सकते हैं, तो ऐसी कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाती है, या ऐसा सर्किट पैरेलल सर्किट कहलाता है। या
ऐसी अरेंजमेंट पैरेलल अरेंजमेंट या इंडिपेंडेंट सर्किट कहलाता है आपके पास, ठीक है। और वही वाली बात, एक बंद करो तो दूसरा बंद नहीं होता, क्योंकि हर टर्मिनल के लिए प्लस और माइनस टर्मिनल अलग अलग है। जब एक वक्त किसी एक का आपने स्विच ऑन किया है तो दूसरे का स्विच ऑन नहीं होगा, एक वक्त जब आप किसी का स्विच ऑफ करोगे तो दूसरे का स्विच ऑफ नहीं होगा, क्योंकि एक रजिस्टर का प्लस माइनस टर्मिनल दूसरे वाले रजिस्टर के प्लस माइनस टर्मिनल पे डिपेंड नहीं करता। सही है। अच्छा वोल्टेज जो होगा स्टूडेंट, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो वोल्टेज जो होगा स्टूडेंट आपके पास क्या होगा, वो सब में वोल्टेज बराबर होगा लेकिन सब में करंट डिफरेंट होगा, ठीक है। अच्छा अगर कभी एमसीक्यूज ये आ जाए कि पहचानो भाई ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है या सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो बस आपने क्या करना है, सिंपली देखना है कि हर डिवाइस या हर रजिस्टर, अगर हर डिवाइस के अराउंड आप प्लस माइनस, the two resistances R1 and R2, R1 और R2 की इक्वेशन डायरेक्टली आपने कौन सी लगानी है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए आपने R1 मल्टीप्लाई बाय R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 करना। अगर दो से ज्यादा रेजिस्टेंस होगी तो R1 और अगर चार रेजिस्टेंस होंगे नीचे लिख देना है, मतलब R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस। एक चीज का ख्याल रखें कि आंसर में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी वो सबसे छोटी होगी आपके पास, इट मींस के जो R1 की वैल्यू है, R2 की वैल्यू आपकी लगाए उन सब में जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है, फाइनल जो आपके रेजिस्टेंस आएगा तमाम रेजिस्टेंस के मुकाबले में सबसे कम रेजिस्टेंस, तो मैंने पैरेलल कॉम्बिनेट कर दिया, ऊपर आना चाहिए R1 आना चाहिए आपके पास R1 प्लस ऊपर हो गया 3 प्लस 2 ऊपर हो गया 6 नीचे आ गया, और 5 जो 5 से कैंसिल किया 1 बचा, और 1 को डिवाइड किया 5 से तो 0.2 बचा, तो 1 प्लस 0.2 आंसर मिली 1.2, जिसको आप सिंपली 6 डिवाइड बाय 5 करें तो ये आगे वाली बची आपकी 1.2, जैसे भी आप कर ले 1.2 इसका आंसर आएगा। अब देखो 1.2 जो रेजिस्टेंस आई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो R1 और R2 दोनों से, आपको ये एंट्रीज में जो है पास्ट ईयर्स के अंदर आपको नजर आएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। ये एक रेजिस्टेंस है 1 ओम, ये दूसरा रेजिस्टेंस, अब उस वक्त स्टूडेंट कंफ्यूज थे 2017 में आए, और स्टूडेंट ये क्वेश्चन है आपके पास स्टूडेंट 2017 के अंदर एनडीएस के पेपर के अंदर, ठीक है। इन जो जब मैंने फर्स्ट किया था ये उस वक्त की बात है तो उस वक्त मेरे भी ये सवाल समझ में स्टार्ट में नहीं आया था, देन फिर बाद में रिजॉल्व हो गया था ये। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको निकालनी है इधर, तो अब एक बात समझ आ गई कि भाई इधर हर हर रजिस्टर के अराउंड आप प्लस माइनस टर्मिनल असाइन कर सकते हैं, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है या इंडिपेंडेंट रजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन है ये, तो मतलब इधर पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 प्लस 3, तो नीचे आ जाएगा 6, ऊपर 1 2 2 2 3 6, तो 6 को डिवाइड आप ऊपर जो है आपके पास क्या आएगा, देखो मैं फॉर्मूला दोबारा इधर लगा दे रहा हूँ, R1 मल्टीप्लाई बाय R2 मल्टीप्लाई बाय R3 आपने करना है, तो 1 2 2 2 मल्टीप्लाई बाय 3 2 3 6 हो गया ऊपर, और नीचे डिवाइड में आपने लिखना है 3 प्लस 2 प्लस 1, तो 3 2 5 5 और 1 6, ऊपर भी आया 6, नीचे भी क्या आया नीचे जो है आपके पास स्टूडेंट आ जाएगा आपके पास 6, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 ओहम सिंपली, ठीक है। दिस इज 1 ओहम विदाउट द कैलकुलेशन बिकॉज, अच्छा इसके पर कोई और रेजिस्टेंस है जो आप इधर को 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करना, डिवाइड बाय 1 प्लस 2 प्लस 3 कर लेना अच्छा सीरीज सर्किट जो आपके पास है स्टूडेंट, आप देखें सीरीज सर्किट के अंदर, अब ये जो सीरीज सर्किट है, इंक्रीज रेजिस्टेंस, सीरीज सर्किट में क्या होता है, रेजिस्टेंस आपके पास इंक्रीज होता चला जाता है, ठीक है। वन वायर होती है आपके पास, सिर्फ और सिर्फ एक ही वायर है, और आपने जो है ये प्लस टर्मिनल है,
ये आपके पास जो है चलता चला जा रहा है और सबके लिए ये वाला एक माइनस टर्मिनल है, मतलब इसके दरमियान में और मजीद आपको वायर नहीं नजर आएंगी, बस एक ही वायर आपको नजर आएगी। और वो एक ही वायर जो कि तमाम रजिस्टर्स आपस में कनेक्ट करके रख रहा है, वो एक वायर आपके पास इधर टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट होगा और इस तरफ टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट होगा। और ये सर्किट डिपेंडेंट सर्किट कहलाता है, इंडिपेंडेंट सर्किट नहीं कहलाता। इनमें से आप किसी एक को भी ऑफ करेंगे, बाकी सब खुद ब खुद ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएंगे। इधर करंट तमाम के तमाम रजिस्टर्स में आपके पास सेम रहता है और वोल्टेज जो होता है स्टूडेंट वो डिफरेंट होता है, ठीक है। और तो अगर आप पूरे के पूरे इस सर्किट का वोल्टेज निकालना चाहते हैं तो V1 प्लस V2 प्लस V3 आप करेंगे तो तमाम सर्किट का वोल्टेज आपके पास आ जाएगा। और रेजिस्टेंस भी आप निकालना चाहते हैं तो स्टूडेंट R1 प्लस R2 प्लस R3 करेंगे तो रेजिस्टेंस आपके पास निकल कर आ जाएगा। इक्वलेंट रेजिस्टेंस जो रेजिस्टेंस है इंडिविजुअल, उससे हमेशा ग्रेटर होगा। जैसे इसका 2 ओम, इसका 5, इसका 10 ओम, तो जो फाइनल आंसर आएगा वो 10 से भी ग्रेटर होगा, जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू होगी उससे भी ग्रेटर आपके पास फाइनल आंसर आएगा। नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज अ वेट स्टोन ब्रिज। अब वेट स्टोन ब्रिज क्या है? व्हीट स्टोन ब्रिज बेसिकली तौर पर स्टूडेंट्स हम करते क्या है, चार रजिस्टर्स को लेते हैं और एक गिल्वानोमीटर को लेते हैं और चार रजिस्टर्स को इस तरह से अगर हम अरेंज करें कि जो गिल्वानोमीटर की जो वैल्यू है वो जीरो हो जाए अगर आपके पास, तो ऐसी आपके पास अरेंजमेंट आपके पास जो स्टूडेंट व्हीट स्टोन ब्रिज कहलाती है। और इसमें रेजिस्टेंस की कॉम्बिनेशन इस तरह से करनी होती है कि गिल्वानोमीटर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो हो जानी चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, अगर आप इसमें भी गौर करें स्टूडेंट, जैसे कि ये वाले दोनों रजिस्टर्स को आप देखें, ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में, इन दोनों रजिस्टर्स को देखें ये भी पैरेलल कॉम्बिनेशन में, लेकिन इन दोनों रजिस्टर्स को देखें ये सीरीज कॉम्बिनेशन में, और ये दोनों रजिस्टर्स भी सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर मौजूद है, ठीक है। तो R1 और R2 आपके पास ये देखें, ये रहा R1, ये रहा R2, ये रहा आपके पास R3 और ये रहा R4। तो R1 और R3 आपस में पैरेलल है, R2 और R4 आपस में पैरेलल है, तो ये आप देख सकते हैं। और गैल्वानोमीटर R1 के बाद लगाए, ये रहा आपके पास R1 के बाद लगाए, R3 के भी बाद लगा हुआ है, तो ये देखें आपके पास गैल्वानोमीटर R3 के बाद लगा हुआ है। ये है आपके पास R2 से पहले लगा हुआ है, तो आप देख सकते हैं R2 से पहले लगा हुआ है। ये रहा R4 से पहले लगा हुआ है, तो आप देख सकते हैं ये रहा R4 से पहले लगा हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों इस शक्ल एक जैसी है, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। अगर दोनों में से कोई भी आपके पास पिक्चर बनी हुई आती है, दोनों ही व्हीट स्टोन ब्रिज है आपके पास, ठीक है। अच्छा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए आपने क्या करना है, जो भी आपके पास गैल्वानोमीटर का जो भी आपके पास रीडिंग होगी उसको आपने भूल जाना है। R1 और R2 को सीरीज में आपने सॉल्व करना है, R3 और R4 को फिर सीरीज में सॉल्व करना है। फिर जो R1 और R2 की जो सीरीज में सॉल्व करके वैल्यू आएगी, सही है, और जो R3 और R4 को सॉल्व करके जो आपके पास वैल्यू आएगी, देखो मैं ऊपर चल करके दोबारा से पिक्चर में बता देता हूँ। आपने क्या करना है, आपने करना ये है कि ये जो R1 है और ये जो आपके पास स्टूडेंट R2 है, इन दोनों को सीरीज में सॉल्व करना है। फिर ये जो R3 है और ये जो R4 है, इन दोनों को सीरीज में सॉल्व करना है, ठीक है। जो फाइनल आंसर आएगा R1 और R2 का, उसको आप लेंगे, और ये जो R3 और R4 है इसका जो आंसर आएगा आप उसको लेंगे और पैरेलल कॉम्बिनेशन में सॉल्व कर देंगे। मतलब इधर वाली जो वैल्यू आएगी इन दोनों को सॉल्व करने के बाद उसको, और इधर को सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे इन दोनों वैल्यू को आपस में ऐड करके, जैसे कि अभी आपने ऊपर पैरेलल कॉम्बिनेशन में सीखा था। तो हम क्या करेंगे, एक न्यू रेजिस्टेंस, फाइनल रेजिस्टेंस हम गेट कर लेंगे, सही है। whenever bridge form and numbers are equal or the same then the answer will be same। अच्छा, एक ट्रिक है स्टूडेंट, वो ट्रिक क्या है कि अगर आपके पास तमाम के तमाम रजिस्टर्स आपस में इक्वल है और आपसे इक्वलेंट रेजिस्टेंस पूछ रहे हैं, तो हमेशा आपने याद रखना है कि इक्वलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू, फाइनल आंसर आपका सेम आएगा जब तमाम रेजिस्टर्स की रेजिस्टेंस की वैल्यू आपस में इक्वल है। इधर भी आप जैसे देख सकते हैं, ये भी वेट स्टोन ब्रिज है ना, आप देखो, ये रहा R1, ये रहा R2, ये रहा गिल्वानोमीटर, ये रहा R3, ये रहा R4। जब तमाम रेजिस्टेंस की वैल्यूज आपस में इक्वल है तो जो इक्वलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो भी 10 ओम ही होगा, ठीक है। अच्छा जी, अब अगर इधर आप इस शक्ल को देखो तो ये वाली शक्ल भी अगर आप गौर करें, देखें पिक्चर ये थी, पिक्चर ये थी, इसको हमने ओपन कर दिया। ओपन करने का मकसद ये वाला टर्मिनल उठाया, इधर खींच के लिख दिया, और ये वाला टर्मिनल उठा के इधर बाहर कर दिया, तो देखो ये वाली शक्ल बन गई। मतलब ये इधर फोल्ड हुआ था, पेपर को जैसे बंद कर देते हो ना, तो ये पेपर हमने ओपन कर दिया, ये वाला टर्मिनल उठाया ऐसे बाहर ले गए, ठीक है। ये वाला जो टर्मिनल है उठाया और बाहर ले गए, और ये वाला टर्मिनल है इसको उठाया और बाहर ले गए। तो आप देख सकते हो ये जब हम बाहर लेकर के चले गए तो ये वाला जो रेजिस्टेंस है और ये दोनों जो रेजिस्टेंस ऐसे बाहर चले जाएंगे, तो ये रहा वही वाला रेजिस्टेंस, ये रहा जो R है, ये वाला R, ये वाला रेजिस्टेंस कहाँ है, ये रहा वाला रेजिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस कहाँ गया, वो ये दोनों रेजिस्टेंस है जो बाहर आ चुके हैं, ठीक है। अच्छा, ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस, ये दोनों कहाँ है, ये रहा,
ये रहा और ये रहा। तो अगर गौर करो तो ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, दोनों को सीरीज में सॉल्व कर लो, फिर दोनों का जो आंसर है उसको पैरेलल में सॉल्व कर लो। लेकिन देखो तमाम रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, तमाम रेजिस्टर्स की आर 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 आर, तो फाइनल आंसर भी क्या आएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का आर ही आएगा। सही है। अच्छा अब देखो इधर जो रजिस्टर है, अब आपके पास इधर क्या है, इट इज नॉट अ ब्रिज बिकॉज इट हैज अ 6 रेजिस्टेंस। हम जब साइंटिफिकली डिस्कस करते हैं ब्रिज को, तो ब्रिज के अंदर हमारे पास जो है ना स्टूडेंट दो यानी कि चार रजिस्टर्स होने चाहिए। अगर चार से ज्यादा रजिस्टर्स हैं, पांच या छह है, तो वो आपके पास जो है ना ब्रिज नहीं कहलाएगा। चार रजिस्टर्स अगर आपके पास हैं और बीच में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, स्मॉल रेजिस्टेंस या गिल्वानोमीटर लगा हुआ है, तो वो कॉम्बिनेशन कहलाती है ब्रिज, उसके अलावा कोई भी ब्रिज नहीं कहलाएगा। ठीक है। अच्छा इसको सॉल्व आपने कैसे करना है, देखो इन तीनों को सीरीज में सॉल्व कर लो, वन प्लस वन थ्री हो गया। इन तीनों को भी सीरीज में सॉल्व कर लो, वन प्लस वन थ्री हो गया। अब ऊपर भी थ्री आ गया और हम नीचे भी थ्री आ गया, तो थ्री मल्टीप्लाई बाय थ्री डिवाइड बाय थ्री प्लस थ्री कर लो, तो नाइन डिवाइड बाय सिक्स आया। सही है। नाइन डिवाइड बाय जब सिक्स आ जाएगा तो इसका आंसर आएगा आपके पास 1.5 आपके पास। ठीक है। ये हो जाएगा, ऊपर जो है थ्री, नीचे आ जाएगा आपके पास जो है, ऊपर आएगा थ्री थ्री नाइन, नीचे आएगा थ्री टू सिक्स, तो नीचे आ गया टू, ऊपर आ गया थ्री, तो टू डिवाइड थ्री डिवाइड बाय टू 1.5 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। सीरीज सर्किट इज वोल्टेज डिवाइडर सर्किट, पैरेलल सर्किट इज करंट डिवाइडर सर्किट। वही वाली बात है अभी जो हम ऊपर से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि सीरीज सर्किट में जो है वोल्टेज डिफरेंस होता है, वोल्टेज चेंज होता है, करंट सेम रहता है, जबकि पैरेलल सर्किट के अंदर आपके पास जो है स्टूडेंट करंट जो है डिफरेंट होता है, लेकिन वोल्टेज जो होता है वो सेम रहता है। ठीक है। तो सीरीज जो पैरेलल सर्किट है वो करंट डिवाइडर है, जबकि सीरीज सर्किट वोल्टेज डिवाइडर है। अब वोल्टेज की अगर हम बात करें, अनइक्वल रेजिस्टेंसेस जब आपके पास स्टूडेंट होंगे, देखिए एक रेजिस्टर है आपके पास 3 ओम का, दूसरा रेजिस्टर है आपके पास 6 ओम का, और इधर है 12 वोल्टेज और आपको ये कह रहा है कि भाई दिस इज द रेजिस्टेंस 1 एंड दिस इज द सेकंड रेजिस्टेंस। ठीक है, या दिस इज द फर्स्ट रेजिस्टर एंड दिस इज द सेकंड रेजिस्टर। आपको बताना है कि क्या वोल्टेज है जो कि फर्स्ट रेजिस्टर अपने साथ इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है। और कितना ये जो 12 वोल्टेज है जिसकी मदद से ये दोनों रेजिस्टर्स अपने वर्किंग परफॉर्म कर रहे हैं, इधर आपके पास कुछ वोल्टेज ये इस्तेमाल कर रहा है, कुछ वोल्टेज ये इस्तेमाल कर रहा है, तो कितना वोल्टेज 3 ओहम वाला रजिस्टर अपने साथ इस्तेमाल कर रहा है और कितने वोल्टेज 6 ओहम वाला रजिस्टर यूज कर रहा है। ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसके लिए ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। अगर आपने V1 निकालना है तो R1 डिवाइडेड बाय RT मल्टीप्लाई बाय VT, और अगर V2 निकालना है तो R2 डिवाइड बाय RT मल्टीप्लाई बाय VT, यानी कि जो भी वोल्टेज आप जिसका भी निकालोगे उसी का रेजिस्टेंस आपने लेना है। ठीक है। तो इधर आपने क्या किया, आपने V1 निकालना है, मतलब 3 ओहम वाले का, तो आपने ऊपर लिखा 3 ओहम। अब ये जो दोनों रेजिस्टर्स हैं स्टूडेंट, ये दोनों सीरीज में, तो सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर तो हम क्या करते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए दोनों के रेजिस्टेंसेस को ऐड कर देते हैं। तो 6 प्लस 3 हो गया 9, तो ऊपर आ गया 3, क्योंकि हमने इस वाले रेजिस्टेंस के लिए कितना वोल्टेज ये यूज कर रहा है वो निकालना है, तो इसलिए हमने ऊपर रख दिया इधर 3 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और नीचे रख दिया 9, क्योंकि नीचे रखना था टोटल रेजिस्टेंस, मल्टीप्लाई कर दिया टोटल वोल्टेज से जो कि है 12 वोल्टेज। तो ये हो गया 3 4 12, नीचे आ गया 3 3 9, ऊपर है 3, तो 3 से 3 कैंसिल, टोटल हो गया 4 वोल्टेज। इट मींस ये 12 वोल्ट वाली जो बैटरी है उसमें से 4 वोल्ट ये वाला जो है रेजिस्टेंस ये अपने साथ 4 वोल्टेज को इस्तेमाल कर रहा है। तो जाहिर है बकिया कौन इस्तेमाल कर रहा होगा, बकिया दूसरा वाला रजिस्टर यूज कर रहा होगा, मतलब दूसरा वाला रजिस्टर जो है वो कितना इस्तेमाल कर रहा है, वो इस्तेमाल कर रहा है आपके पास वो कैसे निकालोगे, देखो अब आपने V2 निकालना है, V2 निकालने के लिए R2 के लिए क्या करोगे, ऊपर आ जाएगा 6 और नीचे आ जाएगा 9, क्योंकि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज 9 मल्टीप्लाई बाय 12, तो ऊपर क्या आया 6, नीचे आ गया 9, तो ऊपर आपके पास जो वैल्यू है आपने रखनी है 6, नीचे आपने रखनी है क्या, रखनी है 9। तो 6 को जब हम डिवाइड करेंगे 9 से तो ऊपर हो जाएगा 3 2 6 और नीचे आ जाएगा 3 3 9, और उधर मल्टी 3 4 12, तो आपके पास हो जाएगा 4 2 8। ठीक है। अच्छा 12 माइनस 4 इधर आएगा आपके पास 8 आएगा। ठीक है, इधर 6 नहीं आएगा, 8 वोल्टेज जो है वो इस्तेमाल करेगा। यानी एक तो कैलकुलेशन से भी निकाल सकते हो, और दूसरा बड़ा सिंपल है, जो इधर वोल्टेज आया इसको इससे माइनस कर दो तो निकल आएगा, इधर 6 आंसर नहीं आएगा, इधर 8 आएगा। रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो वोल्टेज ज्यादा होगा। अब इसमें आपको निकालना है V1 और V2 और V3 निकालना है। इस सर्किट को बना लो, फॉर्मूला एक ही है, जो भी आपने रेजिस्टेंस के ऊपर वोल्टेज आपको निकालना है उस रेजिस्टेंस को लोगे, डिवाइड कर दोगे टोटल रेजिस्टेंस और मल्टीप्लाई कर दोगे वोल्टेज ऑफ बैटरी से। इधर वोल्टेज कितना अप्लाई कर रहे हैं बैटरी में, 12 वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, 12 वोल्ट की बैटरी है जिसको हमने 2 ओम 3 ओम और 4 ओम के सीरीज कॉम्बिनेशन वाले के साथ कनेक्ट कर दिया है। आपको V1 V2 और
आपने रेजिस्टेंस के वोल्टेज निकालना था तब वाला फॉर्मूला आपने इस्तेमाल किया, लेकिन जब रेजिस्टेंस आपके पास इक्वल रेजिस्टेंस रखेंगे, जैसे 5 ओम और दूसरा भी 5 ओम का रेजिस्टर है और उसे हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, अब आपको इसमें से वोल्टेज निकालना है और इसका भी वोल्टेज निकालना है, तो आप क्या करेंगे? वैसे तो बात ऐसी समझ आ रही है दोनों बराबर है, 12 वोल्टेज हम दे रहे हैं तो ये वाली बात क्लियर होगी, समझ आ रही है? ठीक है, तो इधर से हमने फॉर्मूला निकाला, फॉर्मूला क्या है? जो भी टोटल वोल्टेज कितना डिवाइड करके कितने रजिस्टर है 2 और जब टोटल वोल्टेज क्या है 12 तो 12 को हमने डिवाइड कर दिया 8 से। इसी तरह से अब आपको ये वाला क्वेश्चन मुझसे सॉल्व करना है। 7 ओहम के रजिस्टर को हमने 12 वोल्ट की बैटरी से लगा दिया है। सही है, आपने निकालना है V1 V2 और V3। बेटा बड़ा सिंपल सा आंसर है इसका। V1 निकालने के लिए आप क्या करोगे? टोटल वोल्टेज कितना? 12 वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रेजिस्टर्स कितने हैं? 3 है रेजिस्टर्स, तो 12 को डिवाइड करेंगे। इसका भी वोल्टेज निकालने के लिए क्या करोगे? सिंपल टोटल वोल्टेज कितना? 12 डिवाइड कर दोगे टोटल नंबर ऑफ रेजिस्टर्स। इस वाले रेजिस्टेंस के लिए भी कितना वोल्टेज होगा वो भी निकालने के लिए बड़ा सिंपल सा तरीकाकार है। आपने क्या करना है? टोटल वोल्टेज यानी 12 डिवाइड कर दोगे उसको 3 से, ठीक है? आपका आंसर आ जाएगा, तब तीनों तरह सेम आएगा, ठीक है? अच्छा, अब जो है जब पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन है तब हम क्या करेंगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन में बड़ा सिंपल है, जैसा आप नॉर्मली रेजिस्टेंस आप निकालते हो वैसे आपने रेजिस्टेंस निकाली 3 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 3 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया है, तो टोटल वोल्टेज दैट इज 12 डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, तो 12 डिवाइडेड बाय 2 आंसर अब इधर देखो ये 10 वोल्ट का रजिस्टर, ये 10 वोल्ट का रजिस्टर, ठीक है? अच्छा, तो इधर 10 ओम और 10 ओम का जो रेजिस्टेंस है इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये क्या होगा? 10 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 10, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 हो गया 8, ये आ गया 10 और करोगे ये डिवाइडेड बाय 20 का नाम करोगे तो इसका आंसर आएगा 5 ओम और इसका आंसर आएगा 10 ओम, ठीक है? तो एक हो गया 5 ओम, एक हो गया 10 ओम, तो दोनों जो है डिफरेंट रेजिस्टेंस आपके पास हो गए और डिफरेंट रेजिस्टेंस के लिए आपने क्या करना है? डिफरेंट रेजिस्टेंस वाला फार्मूला अप्लाई करते हुए वोल्टेज दोनों का अलग अलग निकालोगे। सही है, एक के लिए कितना आया आपके पास 5 ओम, तो 5 को डिवाइड करोगे आपने जो है टोटल रेजिस्टेंस से। टोटल रेजिस्टेंस आपके पास होगी 10 प्लस 5 15 मल्टीप्लाई कर दोगे 12 से, ठीक है? अच्छा, जब इधर 10 ओम वाला निकालोगे तो फिर क्या करोगे? 10 को डिवाइड कर दोगे आप 10 प्लस 5 यानी कि 15 से, मल्टीप्लाई कर दोगे आप 12 से, ठीक है? ये आपने खुद से सॉल्व करना है इस कॉम्बिनेशन का जो आपने वोल्टेज निकालना है, ठीक है? देखो इधर सॉल्व भी हुआ है, इधर इन सब की जगह पर भी आएगा, ठीक है? अच्छा, अब इधर आपने क्या करना है स्टूडेंट? आपको इधर दे दिया गया है, इधर दिया गया है भाई, इधर एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है जिसकी रीडिंग है 4 वोल्ट, इधर एक रेजिस्टेंस लगाया गया दैट इज R1 और इधर एक रेजिस्टेंस है दैट इज R2 जिसकी रीडिंग है दैट इज 2 ओम, ठीक है? अच्छा, 8 वोल्ट की बैटरी है। इधर आपको ये बताया जा रहा है कि भाई ये जो रजिस्टर है इसके अराउंड हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्ट मीटर लगाया जिससे हमें ये पता चल रहा है कि भाई 4 वोल्ट वो जो है वो मेजर कर रहा है, मतलब ये जो रजिस्टेंस है ये 4 वोल्ट आ रहा है, ये 4 वोल्ट इस्तेमाल कर रहा है 8 वोल्ट में से, और इधर ये जो रजिस्टेंस है ये भी 4 वोल्ट इस्तेमाल कर रहा है, तो सिंपल सी बात है आपके पास जो बैटरी है, ठीक है, वो बैटरी के साथ अभी जैसे आपने फॉर एग्जांपल इधर हम 12 वोल्ट इधर हमने बैटरी लगाई थी और इधर जो भी रेजिस्टेंस था इधर जो भी रेजिस्टेंस था, ठीक है, वो दोनों रेजिस्टेंस अगर 6 ओम के थे या 2 ओम के थे या 10 ओम के थे, यानी दोनों रेजिस्टेंस अगर बराबर है तो दोनों आधे आधे वोल्टेज को इस्तेमाल करेंगे। तो इधर 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है जो कि 4 वोल्ट आपके पास जो है वोल्टेज इस्तेमाल कर रहा है, और इधर कितना रेजिस्टेंस आप लगाएं कि वो 4 वोल्टेज इस्तेमाल करे, तो ऑब्वियसली बराबर आपको रेजिस्टेंस लगाने होंगे तभी बराबर बराबर वोल्टेज वो इस्तेमाल करेंगे। ये बात अगर ना समझ आए तो वीडियो को दोबारा से पीछे करके सुनो, फिर सुनो, फिर सुनो, 2-3 बार सुनो तो बात क्लियर हो जाएगी, ठीक है? अच्छा, फाइंड द वैल्यू ऑफ R1। इधर भी आपके पास वही वाली कंडीशन है कि भाई आपके पास इधर जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है वो लगा हुआ है 6.5 ओम का, और इधर जो वोल्टेज है वो इस्तेमाल हो रहा है 8 वोल्टेज। तो इधर हम कौन सा रेजिस्टेंस लगाएंगे? यानी कि 12 वोल्ट की बैटरी है, इधर आपने लगाया जिसमें से जो आपने 6.5 का 6 ओम का रेजिस्टेंस आपने लगाया जो कि 8 वोल्ट बैटरी का जो है वो इस्तेमाल कर ले रहा है 12 वोल्ट में से, तो 4 वोल्ट ये इस्तेमाल कर रहा होगा, तो इसकी कितनी रेजिस्टेंस होगी, ठीक है?
वो आपने जो है ये कैलकुलेट करके निकालना है। अब ये आप कैसे करेंगे कैलकुलेट, इट डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। देखो हमने वोल्टेज वाला जो फॉर्मूला है उसको लगा सकते हो। वोल्टेज जो है वो बराबर होगा R1 डिवाइडेड बाय RT और मल्टीप्लाई बाय टोटल वोल्टेज, ठीक है। उसकी मदद से आप इधर निकाल सकते हो। हिंट मैंने आपको दे दी है, ये अब आपको करना है, ठीक है। ना समझ आए तो आप पूछ लीजिएगा, वरना अदरवाइज इट इज सिंपल, ठीक है। अच्छा, फाइंड द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। इधर आपको वोल्ट मीटर की रीडिंग फाइंड आउट करनी है। अब वोल्ट मीटर की रीडिंग कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये दोनों 10 ओम 10 ओम पैरेलल में लगे हुए हैं। 10 ओम को पैरेलल में सॉल्व करोगे, देन फिर 10 ओम और वो जो दूसरा वाला आ जाएगा वो सीरीज में आ जाएगा, उसको सॉल्व करोगे, देन फिर वोल्ट मीटर की रीडिंग आसानी से आपको निकल कर आ जाएगी, ठीक है। देखो इधर सॉल्व भी किया हुआ है हमने। क्या किया, पहले 10 ओम को सॉल्व किया, ठीक है। तो हमने ऊपर रखा 10 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 10, तो 5 ओम इसका आंसर आएगा। अब ये 5 ओम और ये 10 ओम दोनों क्या हो गया, पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन में आ गया। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जब भी आपके पास है वोल्ट मीटर की रीडिंग निकालनी है और इसी 5 ओम के अराउंड आपको निकालनी है, क्योंकि ये वोल्ट मीटर इन्हीं के अराउंड लगा हुआ है, ठीक है। तो जब भी आपको निकालना होता है अनइक्वल रजिस्टर्स हो गए ना, ये हो गया 10 ओम, ये 5 ओम, तो इसके अराउंड वोल्टेज आपको निकालना है। ये 5 ओम वाले रजिस्टर के अराउंड आपको वोल्टेज निकालना है वोल्ट मीटर से। तो आपने क्या करना है, V1 बराबर होगा जो भी रेजिस्टेंस है दैट इज 5, टोटल रेजिस्टेंस से डिवाइड करेंगे 10 प्लस 5 15 मल्टीप्लाई बाय बैटरी कितने वोल्टेज की आपने लगाई 12 वोल्टेज की, तो आ गया आपके पास 4 ओम 4 वोल्टेज आपके पास इसका आंसर, ठीक है। दोबारा सुन लो, देखो ये जो दोनों रजिस्टर्स हैं, इन दोनों रजिस्टर के अराउंड ये वाला वोल्ट मीटर आपके पास लगा हुआ है। तो पहले इन दोनों रजिस्टर्स को सॉल्व करो पैरेलल कॉम्बिनेशन में। पैरेलल कॉम्बिनेशन में करोगे तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 10, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 100 डिवाइड बाय 10 प्लस 10 हो गया 20, 100 डिवाइड बाय 20 आंसर विल बी 5 ओम। मतलब ये 5 ओम का रजिस्टर है जिसके अराउंड ये 5 आपके पास वोल्ट मीटर लगा हुआ है। मतलब इधर वोल्ट मीटर हमने बनाना चाहिए था, इधर हमने बनाया नहीं है, आप बना लेना, ठीक है। वोल्ट मीटर इधर आप बना दोगे, ठीक है। एरो से आप देख लो, मैं बता रहा हूँ, इधर आपने वोल्ट मीटर वापस बना देना है। तो वोल्ट मीटर इधर इसके अराउंड लगा हुआ है, तो इसके अराउंड आपने वोल्ट मीटर की रीडिंग मेजर करने के लिए क्या करना है, ये जो 5 ओहम है उसको डिवाइड कर दोगे 15 मल्टीप्लाई बाय 12 से, ठीक है। जो फॉर्मूला भी आपने ऊपर सीखा वही वाला। 2-3 बार इस लेक्चर को सुन लो, कोई मसला हो कोई परेशानी हो तो आप जो है वो पूछ सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा जी। पावर डिसिपेशन या पावर, पावर का फॉर्मूला सिंपल क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड द पावर एक्चुअली, ठीक है। और W बराबर होता है आपके पास Q और V के। तो इधर हम अगर प्लेस कर दें QV को, तो P इज इक्वल टू QV डिवाइड बाई T हो जाएगा आपके पास, सही है। पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट व्हेन वोल्टेज इज कांस्टेंट, पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज व्हेन करंट इज कांस्टेंट, पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टर व्हेन आई इज कांस्टेंट, मतलब करंट इज कांस्टेंट। और पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, जो कि पावर डिसिपेशन का फॉर्मूला है। P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर कब होगा, जब व्हेन रेजिस्टर विल बी कांस्टेंट। और जब पावर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वोल्टेज के स्क्वायर के कब होगा, जब रेजिस्टेंस आपके पास कांस्टेंट होगा। और फॉर्मूला होगा P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। और फॉर्मूला जब है P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, यानी कि पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा रेजिस्टेंस के कब, जब वोल्टेज आपके पास कांस्टेंट हो जाएगा। ये तमाम कंडीशन आपको याद रखनी है। पावर और करंट प्रोपोर्शनल होंगे जब वोल्टेज कांस्टेंट, पावर और वोल्टेज कांस्टेंट होंगे जब करंट कांस्टेंट, पावर और रेजिस्टेंस कांस्टेंट होंगे जब करंट कांस्टेंट होगा। और फॉर्मूला है P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, मतलब जब करंट कांस्टेंट होगा तो पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, ठीक है। करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, जब पावर कांस्टेंट आपके पास होगी तो करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा वोल्टेज के, ठीक है। इसी तरह से पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, पावर इज इधर ही फॉर्मूले से निकाला है, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, आर कांस्टेंट कर दो तो पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आई स्क्वायर के। और फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, तो जब आप आर कांस्टेंट कर देंगे तो पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी वी स्क्वायर के। और इसी तरह से P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर में आप जब V कांस्टेंट कर दोगे तो P इज इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हो जाएगा, मतलब पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, ठीक है। अब पावर का सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू आई वी या P इज इक्वल टू वी आई, ठीक है, या I इज इक्वल टू P अपॉन V, जिसको हम लिख सकते हैं। जिसमें पावर की जो यूनिट होती है स्टूडेंट, पावर की दो यूनिट है, जूल पर सेकंड, P इज इक्वल टू W अपॉन T, या फिर वॉट होता है आपके पास यूनिट इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। जबकि जब पावर का फॉर्मूला IV होगा तो उस वक्त जो यूनिट आपके पास बनेगी एम्पियर डॉट वोल्ट बनेगी, जो कि वो भी इक्वल होती है किसके, वॉट के ही इक्वल होती है आपके पास, ठीक है। वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर, तो उससे हम निकालते हैं P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, जिसकी यूनिट जो पावर की निकलती है वो एम्पियर स्क्वायर डॉट ओहम के निकलती है, जो कि वो भी इक्वल होता है वोल्ट आपके पास वॉट के। इसी तरह से आई की वैल्यू जो है वो V अपॉन आर होती है, जब आप इधर प्लेस करेंगे तो फॉर्मूला बनेगा P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, जिसके अकॉर्डिंग यूनिट जो निकलेगी वो निकलेगी वोल्टेज स्क्वायर डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, यानी ओहम, वो भी वॉट के इक्वल होगा। तो चार यूनिट आपके पास बनी,
वर्डन अपॉन टाइम यानी जूल पर सेकंड, एम्पियर डॉट वोल्ट, एम्पियर स्क्वायर डॉट रेजिस्टेंस, और वोल्टेज स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस, जो कि तमाम इक्वल है वॉट के, मतलब तमाम इक्वल है पावर के। ठीक है, तो ये तमाम यूनिट्स आपने स्टूडेंट याद रखनी है। सही है। अच्छा जी, सीरीज सर्किट में क्या होता है स्टूडेंट, सीरीज सर्किट में पावर जो होता है वो रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। तो इसलिए हम, जब आपके पास स्टूडेंट आपने कंडीशनल जब इक्वेशंस को सॉल्व करना है, ठीक है, कि आपके पास जो है भाई रेजिस्टेंस आपके पास ये था, जब पावर ये था, हमने रेजिस्टेंस को इतना कर दिया, तो पावर क्या होगा। ठीक है, मतलब उसका जो रेशियो निकालो, तो P1 डिवाइडेड बाय P2 इज इक्वल टू R1 डिवाइडेड बाय R2। ठीक है, तो उस वक्त ये वाला फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है, यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में पावर का फॉर्मूला क्या होगा, P1 डिवाइड बाय P2 इज इक्वल टू R1 डिवाइडेड बाय R2। और पावर का फॉर्मूला पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन R, जिसमें हम पावर और रेजिस्टेंस को इनवर्सली प्रोपोर्शनल देख सकते हैं। मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में पावर और रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो कंडीशनल इक्वेशन उसकी क्या बनेगी, P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2। ठीक है, लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब वोल्टेज आपके पास कांस्टेंट होता है, तो फॉर्मूला क्या अप्लाई होता है, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन R। और इसके लिहाज से अगर हम कंपैरेटिव इक्वेशन बनाएंगे पावर और रेजिस्टेंस की, तो वो बनेगी P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू R2 डिवाइडेड बाय R1। मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2, पैरेलल कॉम्बिनेशन में P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू R2 डिवाइडेड बाय R1। ठीक है, अच्छा जी। अब इधर आपके पास दो वायर्स हैं, पावर एक का है P1, दूसरे का है आपके पास आपके पास P2, दोनों कनेक्ट है पैरेलल के अंदर। इक्विवेलेंट पावर निकालो, तो पावर निकालने के लिए जब भी दो वायर्स आपके पास पैरेलल कनेक्ट होंगी और एक का पावर होगा P1, दूसरे का पावर है P2, दोनों पैरेलल वे में अगर है तो P1 प्लस P2 कर दोगे, दोनों सीरीज में है तो 1/P1 प्लस 1/P2 कर देना। ठीक है भाई, अच्छा जी, सही है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में दो वायर्स की पावर दी हुई है, दोनों को मिला दिया, इक्विवेलेंट क्या बनेगा, तो P1 प्लस P2 करोगे। और अगर दो वायर्स का पावर दिया हुआ P1 प्लस P2 और दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में, और दोनों को सीरीज में कनेक्ट करने के बाद इक्विवेलेंट पावर क्या होगा, तो कैसे निकालोगे, 1/PE इज इक्वल टू 1/P1 प्लस 1/P2 करोगे। मतलब अगर आप चाहो तो डायरेक्टली ये भी अप्लाई कर सकते हो, 1/PE की जगह पर डायरेक्टली आपने PE अप्लाई किया, तो P1 मल्टीप्लाई P2 डिवाइडेड बाय P1 प्लस P2 आपके पास हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट ये आपके वक्त में 13.1 एक जो है एक वो भी है, न्यूमेरिकल भी है, वो आप उसको चाहो तो उधर से सॉल्व कर लेना आप जा करके। ठीक है, तो स्टूडेंट आई होप कि आपको तमाम बातें क्लियर हो गई होंगी, कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी फिलहाल अब तक नहीं होगी। तो आज का लेक्चर स्टूडेंट हम यहाँ तक रखते हैं, देन फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इससे आगे फर्दर अपने लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स अ लॉट माय डियर ऑल स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।